वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 का जो हम 50 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं उसका आज डे 4 है। तो आज जो क्वेश्चन पोस्ट हुए थे वो GS1 हिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो एक क्वेश्चन था आपको गुप्ता एज से रिलेटेड था, रिलीजन लिटरेचर आर्ट बताना था। दूसरा क्वेश्चन आपका नाजिज्म एंड फासिज्म से रिलेटेड था, उसके डिफरेंस और सिमिलरिटीज बताने थे। और तीसरा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड था। तो ये जो है आज के क्वेश्चन थे। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। आई होप सबने जो है अपना आंसर लिख ही लिया होगा, और आपने अगर आंसर लिख लिया है तो आप इनको यहाँ से आप इस अप्रोच को देखिए। अगर आपको कुछ आंसर में आपको कुछ अमेंड करना है या फिर आपको मुझे कुछ सजेस्ट करना है तो वो आप करिए। तो 2 वे प्रोसेस रखते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो ही देखें, अगर आपको मुझे कुछ सजेस्ट करना है तो यू कैन सजेस्ट। तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन लिटरेचर एंड आर्ट अंडर गुप्ता। तो 200 वर्ड्स में लिखना है। तो क्वेश्चन में जो है 3 चीजें पूछी हैं। एक तो रिलीजन पूछा है, लिटरेचर पूछा है और आर्ट पूछा है। तो तीनों चीजें आपको अलग अलग एक्सप्लेन करनी होंगी। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि गुप्ता एम्पायर फाउंडेड बाय महाराजा श्री गुप्ता एंड वाज एन एंशिएंट इंडियन दैट कवर मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अप्रॉक्स इतना से। और गुप्ता के बारे में तो एक लाइन का बता दिया आपने कि गुप्ता पीरियड में कौन उसका रूलर था ये। फिर उसके बाद आप जो है इसका थोड़ा रिलीजन लिटरेचर और आर्ट को टच करेंगे कि गुप्ता रूल वाइल्ड सॉलिडिफाइड बाय टेरिटोरियल एक्सपेंशन थ्रू वॉर। तो गुप्ता रूल जो है सॉलिडिफाइड था बाय टेरिटोरियल एक्सपेंशन थ्रू वॉर, बिगेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मार्क्ड बाय एडवांसमेंट इन साइंस, आर्ट, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन एंड फिलोसफी। तो मतलब टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो था बुद्धा का थ्रू वॉर, लेकिन जो है ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी बिगेन हुई विद द एडवांसमेंट ऑफ द जितने भी आर्ट, लिटरेचर हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, इन सब से। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? आपको रिलीजन पूछा है, लिटरेचर पूछा है और आर्ट पूछा है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि रिलीजन अंडर गुप्ता, इसी तरह से हेडिंग डालेंगे, फिर उसके अंदर सब पॉइंट लिखेंगे। पैरा मत लिखना, पैरा से क्या होगा, आंसर अपीलिंग नहीं लगेगा, और आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आंसर और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप ऐसे ही पॉइंट्स में लिखेंगे तो पॉइंट्स में पढ़ने वालों को भी आसानी लगेगी। देखिए कितना अच्छा अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ लिख रखा है। पैरा में लिखेंगे ऐसे लगेगा खिचड़ी सी बन गई है। तो रिलीजन अंडर द गुप्ता क्या है? जो रिलीजन था वो ब्राह्मणिकल था बाय रिलीजन, मतलब बेसिकली हिंदूज। एंड जो उनका डिवोशन था वो विष्णु को था, मतलब पर्टिकुलर जो वो जिस गॉड को वो डिवोटेड थे वो विष्णु। एंड टॉलरेंस फॉर बुद्धिज्म एंड रिलीजन था, माने कि जो उनका रिलीजन था वो हिंदू था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इंटॉलरेंट थे अदर रिलीजन के थ्रू अगेंस्ट। वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और जितने भी सारे रिलीजन थे उनके अगेंस्ट उनका टॉलरेंस था। जो ये पीरियड है वो एक डीप स्पिरिचुअल क्वालिटी को भी मार्क करता है। तो यहाँ बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो इमर्ज हुए हैं। एंड इस गुप्ता का जो पीरियड है उसका विजन था टू मार्क हायर ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो ये उसका जो है विजन था। तो ये आपने क्या है, रिलीजन के बारे में लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या लिखना है आपको? लिटरेचर। तो गुप्ता के जो लिटरेचर से रिलेटेड पॉइंट हैं वो हम लिखेंगे। पहला क्या है कि जो कोर्ट लैंग्वेज थी गुप्ता पीरियड में वो संस्कृत थी। ये जितने भी आपके उस टाइम के लिटरेचर लिखे गए हैं उससे ये रिफ्लेक्ट होता है। और इसी पीरियड में जो पुराना है, महाभारत है और रामायण है, वो कंपाइल हुआ था। लिटरेचर बहुत सेकुलर नेचर की थी और प्रिंसिपल ऑफ पोएटिक्स जो है इवॉल्व हुए थे। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हो गए जैसे कालिदास हो गया, डांडेन हो गया, भाषा हो गया। फोकस एरिया इस टाइम में जो है जो लिटरेचर है, लिटरेचर का फोकस एरिया जो था वो एस्ट्रोनॉमी था, ड्रामा था, साइंस था, फिक्शन था। ये सारे जो है लिटरेचर के फोकस एरिया थे। और जो लिटरेचर में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो संस्कृत, प्राकृत और मगधी। तो ये जो मैंने मतलब ये मैंने बिल्कुल ऐसे बुलेट लिखा है। तो आप इनको थोड़ी लैंग्वेज में इनको अपने अच्छे से शब्दों में अच्छे से पिरो के इनको पेश करिएगा। तो ये ऐसे नहीं संस्कृत और एरो बनाया कोर्ट लैंग्वेज। तो मतलब संस्कृत एट द टाइम ऑफ द गुप्ता संस्कृत वाज द कोर्ट लैंग्वेज। इट वाज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो है एक अच्छा सा स्टेटमेंट ऐसे बना, ये नहीं एरो वैरो लगाया भैया निकलते चल दिए। तो ऐसे नहीं करना है, पूरा अच्छे से लिखना है। तो संस्कृत कोर्ट लैंग्वेज थी और ये रिफ्लेक्ट होता है लिटरेचर रिटेन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस फ्रेम करना है। ओके, तो हमने रिलीजन के बारे में देख लिया, लिटरेचर के में। अब तीसरी क्वेश्चन की क्या डिमांड थी? आर्ट। आर्ट अंडर द गुप्ता। तो आर्ट में क्या है,
जो आपके टेम्पल्स थे वो हिंदू टेम्पल्स थे, बेसिकली वो फॉलो कर रहे थे जो आपका रॉक कट श्राइन्स होते हैं उसके ट्रेडिशन को, जो है गुप्ता पीरियड के जो गुप्ता पीरियड के जो टेम्पल्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे थे। जो आर्किटेक्चर है वो बहुत डाइवर्स नेचर का था, तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेम्पल ही टेम्पल थे, टेम्पल भी थे, स्तूपा भी थे, केव्स भी थे, और आर्ट जो है वो बहुत सेकुलर नेचर की थी। मतलब बेसिकली दे आर डिवोटेड टू हिंदुइज्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंटॉलरेंट थे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लेके टॉलरेंट होते हैं तभी वो पीरियड जो है गोल्डन बन पाता है। अगर आप ये एक चीज़ को स्ट्रिक्ट रखेंगे कि नहीं सिर्फ यही होगा और यही होगा, तो फिर तो चीज़ों में इवॉल्व भी नहीं हो पाएंगी और उनमें डाइवर्सिफाई नहीं भी हो पाएंगी और उनका एनरिचमेंट कभी हो ही नहीं पाएगा। तो जो आर्ट थी वो सेकुलर थी, तो तभी तो गुप्ता एज है उसको बोलते हैं गोल्डन एज। तो आर्ट जो है वो सेकुलर थी, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म सब। और जो टेम्पल का जो स्टाइल था वो नगराइज स्टाइल था। फिर लेटर में जो है पंचतंत्र टेम्पल है उसको भी डेवलप किया गया। जो कंस्ट्रक्शन जितना भी होता था वो ब्रिक्स और स्टोन से होता था। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आर्ट के, जैसे केव स्ट्रक्चर है वो अजंता में, टेम्पल है भीतरगांव का टेम्पल हो गया, दियोगर का हो गया, स्तूपा हो गई धमेका की। तो ये सारा जो है आर्ट से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। ओके, अब एक कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन क्या, गुप्ता पीरियड डिस्क्राइब एज अ क्लासिक इन द सेंस ऑफ द डिग्री ऑफ परफेक्शन एंड इट अचीव परफेक्ट बैलेंस एंड हार्मनी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही उसमें एक्सेल था, मतलब ऐसे आर्ट भी था, लिटरेचर भी था, एस्ट्रोनॉमी भी था, फिलोसफी भी था, मतलब सारे कल्चरल एस्पेक्ट को जो है गुप्ता पीरियड में बहुत अच्छे से उनको उनका बैलेंस और हार्मनी थी सारे एलिमेंट्स की। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कंसिडर एट द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। गुप्ता आए और आर्ट कल्चर के बारे में बात हो और ये लाइन ना लिखी जाए तो थोड़ा मुश्किल है। तो दिस इज कंसिडर एज द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर। तो ये आपका जो है आंसर जो है वो फिनिश हो गया। आप चेक करो कि आपने कुछ अलग लिखा है तो आप मुझे बताओ कि हाँ आपने कुछ, आपकी अप्रोच थोड़ी अलग थी, या फिर आपने अगर इसमें से कोई ऐसा ही लिखा है और कोई पॉइंट मिस कर दिए या फिर कुछ ऐड करे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, बाकी लोगों को भी एनरिच करो तो बाकी लोग भी जो है उससे सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल इलस्ट्रेटिंग द डिफरेंस बिटवीन नाजिज्म एंड फासिज्म थ्रू द लाइट ऑन, अच्छा डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड द सिमिलैरिटीज। तो यहाँ बताना है डिफरेंसेस एंड द सिमिलैरिटीज। तो एक क्या इनिशियल कैसे करेंगे, एक बेसिक ओवरव्यू देंगे आंसर को, फिर उसके बाद डिफरेंसेस को टच करेंगे, फिर उसके बाद सिमिलैरिटीज को टच करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन से इसको फिनिश कर देंगे। तो ओवरव्यू देते हैं, फिर उसके बाद इसको जो क्वेश्चन है उसकी दो डिमांड है, डिफरेंस देना है और सिमिलैरिटीज देनी है। तो दोनों डिमांड को हम कैटर करेंगे। ये भी 200 वर्ड्स का है, 200 वर्ड्स का है। तो देखो अगर आपको 200 वर्ड्स का कोई क्वेश्चन है और आप बोलोगे कि एक्सीलेंट, मतलब मार्क्स उसमें कितने हो सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 200 वर्ड का क्वेश्चन है कोई, तो उसमें एक्सीलेंट, अगर आपको मतलब एक्सीलेंट रिमार्क मिले, हाँ कुछ भी कमी नहीं है, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, तो 7 मार्क्स इज गुड इनफ आउट ऑफ 12। तो 7 मार्क्स इज गुड इनफ आउट ऑफ 12। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बताने हैं। तो फासिज्म नाजिज्म क्या है, दो डिफरेंट डॉक्टराइन है लेकिन इनको इंटरचेंज करके यूज किया जा सकता है। तो फासिज्म जो है बेसिकली एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें imposing economic and social measure very strictly for taking away the right of a citizen। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें सिटीजन की राइट ली जाती है, एम्पावरिंग करता है, एक अथॉरिटी एम्पावर कर दी जाती है, एक टोटलिटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वहाँ बन जाता है। तो दिस इज फासिज्म। ऑन द अदर हैंड नाजिज्म केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द रूल ऑफ एडोल्फ हिटलर एंड गेन द पॉपुलरिटी बिटवीन 1933 से 1942। तो एक ये जनरल ओवरव्यू लिख दिया आपने, एंड अब इसके बाद इसकी सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। तो इसकी सिमिलैरिटीज़ कुछ ऐसे हैं, जो फासिज्म और नाजिज्म है वो दोनों मटीरियलिज्म और टोटलिज्म पे जो है वो बेस्ड है। जो लोग हैं वो अपनी जो बेसिक फ्रीडम उनको मिलती है, जो डेमोक्रेटिक स्टेट में उनको फ्रीडम मिलती है, उससे वो डिप्राइव्ड होते हैं। ये दोनों जो है बेसिकली नेशनलिज्म के बारे में बहुत बात करते हैं कि मतलब इटली की जर्मनी के, मतलब अपनी अपनी कंट्री के मतलब नेशनलिज्म से बारे में बहुत बात करते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है ना, इन नेगेटिव सेंस, राष्ट्रवाद तो अच्छी चीज है, इन नेगेटिव सेंस
तो इट एम्फेसिस ऑन नेशनलिज्म। तो और ये जो है इट नाजिज्म एंड फासिज्म इंड्यूस फियर फ्रॉम कम्युनिज्म एंड क्राइसिस ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये जो है इसकी सिमिलैरिटीज हो गई। अब इसका डिफरेंस क्या है फासिज्म और नाजिज्म का? फासिज्म जो है पहली बार प्रैक्टिस हुआ वो इटली में हुआ, नाजिज्म जो है जर्मनी में हुआ। इसका जो लीडर था मुसोलिनी था, इसका जो है एडोल्फ हिटलर था। इसने स्टेटिज्म को प्रमोट किया। इसने जो है वो हमेशा जो हिटलर है उसने हमेशा पार्टी को जो है बढ़ावा दिया। मतलब इसने कहा कि पार्टी इज अबव द स्टेट, मतलब स्टेट इज अ मीन्स फॉर द एंड। तो स्टेट इज जस्ट अ मीन्स, तो मतलब इस पार्टी इज ऑलवेज अबव द स्टेट। और यहाँ जो है फासिज्म में जो है वो स्टेट को प्रमोट किया गया। रेसिज्म को इतनी ज्यादा एम्फेसिस नहीं दी गई थी, और लेकिन यहाँ तो आपको पता ही है ज्यूज एंड ऑल के बारे में, तो हाईली एम्फेसिस ऑन द रेशियल सुपेरिटी ऑफ द आर्यंस। तो आर्यंस की रेशियल सुपेरिटी को हाई एम्फेसिस दिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे नाजिज्म जो है उसमें रेसिज्म को जो है हाई सुपेरिटी दी गई थी। फिर जो फासिज्म है वो थोड़ा लेस एक्सट्रीम है, मतलब ओके हाँ, जो फासिज्म है वो थोड़ा लेस एक्सट्रीम है एज कम्पेयर टू अदर वन, ये ज़्यादा मोर एक्सट्रीम है। और इसमें जो वो गैंग थी जो इससे रिलेटेड थी, जो मतलब लीडर के अंदर जो थी वो ब्लैक शर्ट थी, और यहाँ जो गैंग थी उसका नाम था ब्राउन शर्ट। तो ये आपने लिख लिया सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस। फिर उसके बाद जो है इसका एक कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन क्या है कि देयरफॉर अमिड डिफरेंसेस बिटवीन द नाजिज्म एंड फासिज्म देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू। तो मतलब डिफरेंसेस तो हैं लेकिन सिमिलैरिटीज जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो है आपका आंसर कंप्लीट हो गया। देखो बुलेट में ही आंसर लिखने की कोशिश करा करो। देखो कितनी आसानी से पढ़ा जा रहा है आंसर। देखो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, कहीं भी किसी को भी बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं हो रही कि इस आंसर को पढ़ने के लिए। सिमिलैरिटीज लिखा, अब यहाँ पैरा पैरा लिख दोगे तो फिर कैसे ही समझ पाएंगे। डिफरेंसेस लिखा कि बुलेट पॉइंट्स एकदम आसानी से कोई पढ़ लेगा। जितना कम पेन दोगे ना एग्जामिनर को उतने अच्छे मार्क्स फैच करोगे। जितना ज्यादा पेन दोगे उसे उतने ही मार्क्स जो है वो अच्छे फैच नहीं करोगे। तो कम पेन दो। अब वो लाइफ का यही है ना, जितना कम पेन दोगे, जिसके भी साथ हो जैसे भी हो, जिसको जितना पेन दोगे उसकी गुड बुक्स में उतने ही रहोगे। तो वही चीज है। तो एग्जामिनर का भी यही है, अगर आप कम पेन दोगे तो वो आपको जो है अच्छे मार्क्स देगा। जो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई वाज ब्रिटेन द फर्स्ट कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज, डिस्कस द कॉजेटिव फैक्टर। तो ब्रिटेन पहली कंट्री क्यों है जो इंडस्ट्रियलाइज हुई, इसके आपको फैक्टर्स बताने हैं। 200 वर्ड का है। तो इसकी अप्रोच क्या होगी कि आपको बताना है कि जो क्या फैक्टर होंगे विच लेड टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द ब्रिटेन। मतलब क्या फैक्टर हैं जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है फर्स्ट कंट्री बन गई जो इंडस्ट्रियलाइज करा। तो मतलब आपको पहले फैक्टर बताने हैं और उस फैक्टर की वजह से वो फर्स्ट कंट्री बना है। तो पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन फर्स्ट इन ब्रिटेन इन 1700 एंड हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड दैट देयर आर सेवरल रीजन व्हाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये मैंने जो जितने भी बहुत ये लिख रखा है ना IR रेवोल्यूशन ऐसे करके, तो ये एग्जाम में मत लिख के आना क्योंकि अभी मेरी यहाँ कॉपी चेक नहीं हो रही है। तो ये जस्ट आपको मतलब बताने के लिए अप्रोच है ये। तो ऐसे मत लिख के आना कि IR लिख के आ गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ रेवोल्यूशन को ऐसे करके लिख के आ रहे हैं। तो ये प्रीलिम्स के नोट्स नहीं बन रहे हैं, आंसर राइटिंग हो रही है, तो पूरा लिखना। तो फर्स्ट बिगेन इन द ब्रिटेन विच इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, लार्ज सप्लाई ऑफ कोल, ज्योग्राफी ऑफ कंट्री और एक्सेट्रा। अब हम जो डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस क्या करेंगे, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें हमें अप्रोच यही है ना कि फैक्टर लीड्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ स्पेलिंग गलत होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द ब्रिटेन विच लेड टू बिकम द ब्रिटेन द फर्स्ट कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज। तो कौन कौन से फैक्टर थे। तो पहला फैक्टर जो है वो है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है बहुत मेजर इवेंट था इन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इसका जो प्रोफाउंड इफेक्ट द ऑन द लाइफ इन ब्रिटेन के ऊपर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर।
मतलब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इज अ कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ही हमारा कॉज था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन ड्यू इन पार्ट्स टू इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन विच वाज की आउटकम ऑफ द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो ये इस तरह से स्टार्ट हुआ एंड फिर विच वाज द की आउटकम ऑफ द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। दूसरा रीजन क्या था कि जो ब्रिटेन है उसमें जो सप्लाई ऑफ कोल थी वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट थी। तीसरा रीजन क्या था कि ब्रिटेन हैव द लार्ज सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज तो थे लार्ज, लेकिन वो इजिली ऑब्टेनेबल हो सकते थे, इजिली आराम से जो है वो ऑब्टेनेबल हो सकते थे। फिर जो तीसरा पॉइंट ये है कि जो ब्रिटेन है उसकी बेसिक ज्योग्राफी ऑफ कंट्री थी, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स रिसोर्सेज इजिली अक्रॉस द कंट्री। फॉर एग्जांपल जो गुड प्रोड्यूस होते थे इन फैक्ट्रीज नीडेड टू बी, मतलब अगर फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो कम से कम जो है ट्रांसपोर्ट इजिली हो जाए, क्योंकि क्या फायदा अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बहुत महंगा आ रहा है और इजिली आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, चीप और ईजिली आप नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, तो फिर वो एक ड्रॉबैक हो जाता है। वो आप जब पढ़ते हैं ना लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में, तो आपके अगर वहां से भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स याद हैं तो उनको ब्रिटेन का थोड़ा सा टच देके वहां भी लिख सकते हो, अगर मतलब ज्यादा पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं तो। फिर उसके बाद बेस्ट रिवर फॉर ट्रांसपोर्टिंग था, इम्प्रूवमेंट इन शिप बिल्डिंग था, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था ऑफ दैट टाइम, मतलब ब्रिटेन का जो 1700 के टाइम का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा सुटेबल था इसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, मतलब उसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि उस टाइम में क्या था, एक ब्रिटेन जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट थी जो बहुत सारे सिविल वॉर और रेवोल्यूशन जो है उनको फेस करके आ चुकी थी। लेकिन इन कंट्रास्ट क्या है कि बहुत सारी यूरोपियन नेशन जो हैं, जैसे फ्रांस का ले लो, तो वो उस समय जो है रेवोल्यूशन कर रहे थे, मतलब लेट 1780s और 1790s में उस टाइम रेवोल्यूशन कर रहे थे। मतलब ब्रिटेन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कर चुका था, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री उस समय जो है वो नॉर्मल रेवोल्यूशन कर रहे थे, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं कर रहे थे। वो रेवोल्यूशन पहले ही कर चुका था और उसका ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेज चल रहा था, तो वो हमेशा वो एक लीप फॉरवर्ड ही था ब्रिटेन जो है बाकी सारी कंट्री से, तो इसलिए ये एक रीजन है। दूसरा ये है कि ब्रिटेन ने जो है फ्री ट्रेड पॉलिसी को हमेशा बढ़ावा दिया अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और लास्टली सबसे ज़्यादा मेन ये है कि जो उसका बहुत ज़्यादा मेजर चंक ऑफ पार्ट था वो टू इट्स कॉलोनियल एम्पायर। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन हुआ तो ब्रिटेन जो है वो अपने जो है मिड्स ऑफ द एज ऑफ इम्पेरियलिज्म था, तो वो इम्पेरियलिज्म कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि विच सॉ यूरोपियन नेशन एक्सप्लोर एंड डोमिनेट द वास्ट एरिया ऑफ द लैंड अराउंड द वर्ल्ड। तो आप इम्पेरियलिज्म कर रहे हो, सब जगह आप इम्पेरियलिज्म कर रहे हो, तो इसकी वजह से जो है जो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया ऑफ लैंड है वो आपके अंडर में आता है और आप जो है ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हो। तो ये सारी ये सारे इसके फैक्टर है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, वन ऑफ द मेजर फोर्सेस ऑफ चेंज है इन द 19th सेंचुरी एज इट लेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन इनटू अ इंडस्ट्रियल एरा दैट हैज कैरेक्टराइज्ड द मॉडर्न वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात की 1970 फॉर एक बहुत ज़्यादा मेजर फोर्स है चेंज का, जिसने जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको एक इंडस्ट्रियल एरा में जो है उसको भेजा। और बिगनिंग शुरू तो ये ब्रिटेन से हुआ, लेकिन लास्ट में ये बाकी सारे कॉन्टिनेंट में भी स्प्रेड हुआ, और फिर उसके बाद जितने भी आपके न्यू अमेरिकन नेशन हैं उन्होंने इसकी ग्रोथ एंड डोमिनेशन जो है इंश्योर करी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये जो है ये सारा आपका जो है आंसर हो गया, तो अब आपको जो है सही से समझ में आ गया होगा ये सब। ओके तो बेसिकली ये जो है ये प्रीलिम्स बैच है, अगर कोई प्रीलिम्स का अगर आप देख रहा है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी तो हम फ्री डेली क्विज जो है टेलीग्राम पे डालते हैं और आंसर राइटिंग, और यूट्यूब तो आप मुझे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।